गुड फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका की। अमेरिकी विदेश विभाग ने बांग्लादेश को खतरनाक देशों की श्रेणी में डालते हुए अपने नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें अमेरिकी नागरिकों से बांग्लादेश में नागरिक अशांति, अपराध और आतंकवाद के खतरे का हवाला देते हुए यात्रा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। अमेरिकी समय अनुसार 18 अप्रैल को जारी की गई अपडेट यात्रा सलाह में देश के अधिकांश हिस्सों के लिए स्तर 3 यात्रा पर पुनर्विचार करें बरकरार रखा गया है। वहीं चटगांव हिल टैक्स को स्तर 4 यात्रा न करेगी श्रेणी में रखा गया है। इसमें खगड़ाचारी, रंगमती और बंदरबन जिले शामिल हैं। अपडेटेड यात्रा सलाह में क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवाद, अपहरण और राजनीतिक अशांति के निरंतर जोखिम का हवाला दिया गया है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और झड़पों की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी है। विदेश विभाग ने चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम भी जल्दी ही हिंसा में बदल सकते हैं। बांग्लादेश की यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों से सभी राजनीतिक कार्यक्रमों और बड़ी सार्वजनिक सभाओं से बचने की सलाह दी है। सलाह के अनुसार बांग्लादेश में अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों पर महत्वपूर्ण यात्रा प्रतिबंध लागू है। ढाका के भीतर विशिष्ट अनुमति नहीं दिए जाने तक उनकी गतिविधियों को मुख्यतः राजनयिक परिक्षेत्र तक सीमित रखा गया है। राजधानी के बाहर यात्रा करने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरी किया गया है। हालांकि इसमें कॉक्स बाजार और सिलट की यात्रा को छूट दी गई है, जिन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। अमेरिकी दूतावास ने यह भी कहा कि आपात स्थितियों में अमेरिकी नागरिकों की सहायता करने की उसकी क्षमता बुनियादी ढांचे की सीमाओं और स्थानीय आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता से बाधित है। बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना सरकार के पतन के साथ ही हिंसा शुरू हो गई थी, जो अब तक जारी है। 2 दिन पहले ही देश के उत्तरी क्षेत्र में स्थित दिनाजपुर जिले में एक हिंदू नेता की घर से अगवा कर हत्या कर दी गई थी। आइए बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार रक्षा क्षेत्र में चीन के साथ एक अहम समझौते पर चर्चा कर रही है। बांग्लादेशी सरकार चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स के लिए चीन से 16 J-10C लड़ाकू विमान चाहता है। ये विमान बांग्लादेश के पुराने F-7 इंटरसेप्टर विमानों की जगह लेंगे। पाकिस्तान के बाद पहले से ही चीन के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। बांग्लादेश के साथ चीन की डील सफल रही तो दक्षिण एशिया में वो पाकिस्तान के बाद इस आधुनिक विमान का दूसरा ऑपरेटर बन जाएगा। ढाका का यह कदम दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति के संतुलन को बदल सकता है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल हसन महमूद खान ने कहा है कि वे आधुनिक लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने पर काम कर रहे हैं ताकि अपनी युद्धक क्षमता को बढ़ाया जा सके। खान का कहना है कि बांग्लादेश की योजना धीरे धीरे अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने की है। इसी योजना के तहत बांग्लादेश J-10C विमान खरीदने पर चीन से बात कर रहा है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश का J-10C विमान खरीदना दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति का संतुलन बदल देगा? बांग्लादेश से पहले चीन के J-10C जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिल चुके हैं। पाकिस्तान ने 2022 में भारत के राफेल विमानों का मुकाबला करने के लिए 25 J-10C विमान खरीदे थे। J-10C विमानों के जरिए चीन ने दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया है। चीन से मिस्र भी J-10C लड़ाकू विमान खरीद समझौते पर बातचीत कर रहा है। ये विमान उन देशों के लिए अच्छा विकल्प है जो पश्चिमी देशों के विमानों की तुलना में कम कीमत पर आधुनिक क्षमताएं चाहते हैं। चीन के J-10C विमान को पहली बार जुलाई 2017 में दिखाया गया था। अगले साल 2018 में ये चीनी वायुसेना में शामिल हुआ। चीनी एयरफोर्स के पास 150 से ज़्यादा J-10C विमान होने का अनुमान है। ये विमान चीन की वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें WS-10C टर्बोफैन इंजन लगा है। इस विमान में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है। ये रडार आसपास बेहतर तरीके से देख सकता है। इससे एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साधा जा सकता है। J-10C विमान PL-15 BBR हवा में हवा मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। यह मिसाइल 200 से 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसे रूसी मिसाइल इंजीनियरों की मदद से बनाया गया है। PL-15 मिसाइल अमेरिकी AIM-120 AMRAAM मिसाइल की तरह है। यह हवाई युद्ध में उपयोगी होता है। बांग्लादेश J-10C विमान खरीदता है तो दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति संतुलन में बदलाव दिखेगा। इस जेट के मिलने से बांग्लादेश अपनी हवाई सीमा की रक्षा करने में ज़्यादा सक्षम होगा। बंगाल की खाड़ी में भी वो अपनी समुद्री क्षेत्र की रक्षा कर पाएगा। बांग्लादेश की सेना में चीन का प्रभाव भारत के लिए भी मुश्किल खड़ी करने वाला होगा। खबर भी बांग्लादेश से निकल कर आ रही है। बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गुरुवार को हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता भावेश चंद्र रॉय की बेरहमती से हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉय को उनके घर से अगवा कर ले जाया गया और पीट पीट कर मार डाला गया। ढाका से लगभग 330 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में दिनाजपुर के वसुदेवपुर गांव के निवासी भावेश चंद्र रॉय 58 का शव गुरुवार देर रात बरामद किया गया। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और हत्या पर गहरा दुख जताया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने इस घटना को निश्चंद हत्या बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि घटना बांग्लादेश में अंतिम सरकार के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के सिलसिले का हिस्सा है। भारत ने चिंता जताई कि इससे पहले हुई ऐसी घटनाओं से में भी दोषियों को सजा नहीं मिली है। जायसवाल ने बांग्लादेश की अंतिम सरकार से अपील की कि वह हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और इस जिम्मेदारी को बिना किसी भेदभाव या बहाने के निभाए। रॉय की पत्नी सांत्वना ने डेली स्टार को बताया कि उन्हें शाम करीब 4:30 बजे एक फ़ोन आया था। उन्होंने दावा किया कि अपराधियों ने घर पर उनकी मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए कॉल किया था। रिपोर्ट में कहा गया करीब 30 मिनट बाद 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग आए और भावेश को अगवा कर नरबारी गांव ले जाया गया, जहां उनकी बेरहमी से पीटा गया। रिपोर्ट के अनुसार राय को जब घर वापस छोड़ा गया तो वो बेहोश थे और परिवार के सदस्य उन्हें दिनाजपुर के अस्पताल ले गए। हालांकि वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रॉय बांग्लादेश पूजा उड़ुद जापान परिषद की इकाई के उपाध्यक्ष और क्षेत्र में हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता थे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें इन दिनों लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि मामले में बिराल पुलिस स्टेशन के अधिकारी अब्दुल सबूर ने बताया कि मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है और पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। ये बात करें भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना में लगातार घटते विमानों को लेकर एक्सपर्ट्स काफ़ी चिंता जता रहे हैं, जबकि चीन अपनी वायुसेना की क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। इन सब के बीच ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने फ्रांस से 40 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। भारत और फ्रांस के बीच 40 और राफेल लड़ाकू विमानों के लिए सरकार से सरकार G2G सौदा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 या 29 अप्रैल को फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच इंडियन नेवी के लिए राफेल मरीन लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए सौदे पर दस्तखत किए जाएंगे। राफेल मरीन फाइटर जेट्स को भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किए जाएंगे। भारत शक्ति की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के हाई रैंक ऑफिशियल ने पुष्टि की है कि भारतीय फ्रांसीसी अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय वार्ता हुई है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भारत में बनने वाले हेलीकॉप्टर्स के लिए साफरान ईंधन खरीदने से लेकर भारतीय वायुसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप खरीदने को लेकर भी बातचीत की गई है। इसमें फिलहाल फास्ट ट्रैक MRFA प्लस समझौते का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर जेट प्रोग्राम के तहत भारत 114 लड़ाकू विमानों की खरीद करने वाला है, जिसको लेकर अलग अलग स्तर पर बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास हर साल में 42.5 स्क्वाड्रन की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इंडियन एयरफोर्स के कई रिटायर्ड अधिकारी इसे आपातकाल तक कह चुके हैं। इस साल की शुरुआत में भारतीय वायुसेना मार्शल AP सिंह ने स्क्वाड्रन की कमी और पुराने विमानों के रिटायर्ड होने पर भरपाई के लिए हर साल 35 से 40 नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL 2030 तक 97 तेजस Mk1A जेट देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन में कमी की वजह से ऐसा मुश्किल लग रहा है। मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोजेक्ट के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई टेंडर जारी नहीं किया गया है। प्रस्ताव के लिए अनुरोध RFP जारी नहीं होने के कारण ये प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों ने पुष्टि की कि भारतीय वायुसेना की तत्काल जरूरतों और राफेल के साथ एयरफोर्स के तालमेल बनने के बाद राफेल फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया गया है। वार्ता से परिचित एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्ष एक रणनीतिक समझ पर पहुंच गए हैं। यह सिर्फ एक खरीद नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाला प्लान का हिस्सा है। भारतीय नौसेना 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स के लिए 63,000 करोड़ रुपये करीब $7.5 अरब के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की कगार पर है। इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने डील की फाइनल कर दिया। इस सौदे में 22 सिंगल सीट एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित लड़ाकू विमान और 4 ट्विन सीट ट्रेनर शामिल हैं। ये जेट INS विक्रांत से संचालित होंगे और पुराने हो चुके MiG-29 के बेड़े की जगह लेंगे। इनकी डिलीवरी 2028 के आसपास शुरू होने वाली है और 2031 तक सब फाइटर जेट नेवी को मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि नौसेना के अनुबंध में हथियार पैकेज, एस्ट्रा मिसाइल को शामिल करना, स्वदेशी MRO सुविधाएं देना और चालक दल का प्रशिक्षण शामिल है। माना जा रहा है कि इस डील से इंडियन एयरफोर्स के राफेल इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सीरिया, लीबिया और माली में लड़ाकू विमानों को टेस्ट किया जा चुका है। लद्दाख में भी उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के दौरान भारतीय आसमान में ये फाइटर जेट खुद को साबित कर चुका है। राफेल भारत की डिटरेंट पोजीशन में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। एडवांस पेलोड क्षमता, मेट्योर एयर टू एयर मिसाइलों, स्कैल्प स्टैंड ऑफ हथियारों और ऐसा रडार के साथ राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की क्षमता को काफ़ी बढ़ा देता है। इसलिए भारत ने एक बार फिर से राफेल फाइटर जेट पर भरोसा दिखाया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of mine, news, views and analysis by Prakash.